अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए, क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जब किसी देश पर हमला करती है तो क्या वो देश कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाती है? शायद आपका जवाब होगा हाँ, लेकिन इस बार जो हुआ है वो आपकी सोच से बिल्कुल अलग है। देखिए, एक तरफ है अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ है ईरान। अगर आप लॉजिक से सोचेंगे तो आपको पता क्या लगता है, कौन जीतेगा? ज़्यादातर लोग कहेंगे अमेरिका और इजराइल, लेकिन यहीं पर असली कहानी शुरू होती है। फरवरी में आखिर में अचानक से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए। एयर स्ट्राइक किए, मिसाइल अटैक किए और स्ट्रेटेजिक टारगेट पर हमला किया। अब आपको बताया गया है कि यह सब क्यों हो रहा है। न्यूक्लियर थ्रेट रोकने के लिए, मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो असली वजह कुछ और ही थी। पावर कंट्रोल, ऑयल रूट्स और ग्लोबल इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझ सकते हैं, अमेरिका और इसराइल को क्या लग रहा था, यह युद्ध ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, 2-3 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा और ईरान टूट कर बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। इराक, लीबिया, इन देशों में यही स्ट्रेटजी काम कर गई थी। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए, इस बार क्या हुआ? ईरान नहीं टूटा, सरकार नहीं गिरी, जनता सड़कों पर नहीं आई, बल्कि देश और ज़्यादा एकजुट हो गया। अब आप खुद सोचिए, यह कैसे पॉसिबल है? यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, सिस्टम रिलियंस। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। अगर कोई सिस्टम ऐसा है जहाँ सब कुछ एक ही जगह से कंट्रोल होता है तो अटैक पूरा सिस्टम खत्म कर देगा। लेकिन अगर सिस्टम ऐसा है जहाँ पावर अलग अलग जगह बटी हुई है तो एक जगह अटैक, बाकी सिस्टम चलता रहेगा। और यही फ़र्क है। ईरान ने अपना सिस्टम ऐसा बनाया हुआ था जो आसानी से टूटता नहीं है। अब सबसे शॉकिंग चीज़ क्या है दोस्तों? ईरान ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि जवाबी हमला किया। अलग अलग जगहों से दबाव बनाया, सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब आप समझ रहे हैं, खेल उल्टा होने लगा। शुरुआत में यह सिंपल था, अमेरिका वर्सेस ईरान, लेकिन धीरे धीरे यह बन गया मल्टी लेयर वार। अब अलग अलग देशों का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, अलग अलग जगहों से अटैक, यानी अब यह सिर्फ एक युद्ध नहीं रहा। अब आप खुद सोचिए, अगर शुरुआत में ही कैलकुलेशन गलत हो जाए, अगर अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट किया जाए तो क्या होगा? यही यहाँ हुआ है। अमेरिका और इसराइल ने यह युद्ध शुरू कर दिया, लेकिन ईरान ने उसके रूल्स बदल दिए। युद्ध ताकत से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह दिमाग और रणनीति से चल रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप किसी ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो आपसे कई गुना ताकतवर है, तो क्या आप सीधे जवाब जाकर भिड़ेंगे या उससे सीधे निपटेंगे, या फिर आप उसकी ताकत को ही उल्टा और उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? यही काम किया है ईरान ने। देखिए, अमेरिका और इजराइल क्या चाहते थे कि जल्दी युद्ध खत्म हो, सफ जीत हो। लेकिन ईरान क्या चाहता था? युद्ध लंबा चले, दुश्मन थक जाए। और यही सबसे बड़ा फर्क है। अब आप इस कंसेप्ट को बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रांग खिलाड़ी है और एक कमज़ोर खिलाड़ी है। अगर कमज़ोर खिलाड़ी सीधे लड़ता है तो हार जाएगा, लेकिन अगर वह बचाव करता रहे, छोटे छोटे हमला और अटैक्स करता रहे, समय बढ़ाता रहे, तो क्या होगा? मजबूत और स्ट्रांग खिलाड़ी थक जाएगा। और इसी को कहते हैं वार ऑफ एग्जीक्यूशन, थकाने वाली जंग। अब असली खेल शुरू होता है। ईरान ने लगातार छोटे हमले किए, हर जगह दबाव बनाया, युद्ध को खत्म नहीं होने दिया। अब आप ध्यान दीजिए, कोई बड़ा डिसाइड बैटल्स नहीं, कोई फाइनल नॉकआउट नहीं। अब बस धीरे धीरे दुश्मन को थकाना। अब इसे साइंस से समझते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे बैटरी ड्रेन होना। अगर एक साथ पूरा पावर यूज हो तो जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर धीरे धीरे ड्रेन हो तो ज़्यादा समय तक चलता है। ईरान ने यही किया, दुश्मन की एनर्जी ड्रेन करना शुरू कर दिया। अब आप एक और चीज़ समझ सकते हैं, हर मिसाइल, हर जेट, हर ऑपरेशन की कीमत होती है। अमेरिका के लिए हर दिन करोड़ डॉलर का खर्च, हाई टेक वेपन्स यूज, एक्सपेंसिव डिफेंस सिस्टम्स। लेकिन ईरान क्या कर रहा है? सस्ते ड्रोन्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और लो कॉस्ट अटैक्स। अब आप खुद सोचिए,
ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है और किसका हुआ है। अब यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह दिमाग की लड़ाई भी है। जब हर दिन अटैक हो, हर जगह थ्रेट हो, कोई क्लियर एंड न दिखे तो क्या होता है? सोल्जर्स थकते हैं, जनता परेशान होती है, लीडर्स पर दबाव बढ़ता है, यानी मेंटल फैटिग। टाइम ही सबसे बड़ा हथियार है। अब समझते हैं इम्पोर्टेंस बात को। अमेरिका के लिए समय प्रॉब्लम है, ईरान के लिए समय एडवांटेज है, क्योंकि लंबा युद्ध मतलब लंबा खर्च, ज़्यादा खर्च, और ज़्यादा खर्च मतलब ज़्यादा प्रेशर, और अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई देश जीत नहीं सकता लेकिन हार भी नहीं मानता तो क्या होगा? युद्ध लंबा चलता रहेगा और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कंट्री ही कमज़ोर होने लगेगी। ईरान युद्ध जीतने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो सिर्फ यह सुनिश्चित कर रहा है कि सामने वाला हार मान ले। अब आप एक सवाल खुद से पूछिए, अगर कल सुबह अचानक पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो जाए तो आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? गाड़ियाँ रुक जाएंगी, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी। अब सोचिए, हर यही चीज़ पूरी दुनिया के साथ अगर हो जाए, सेम टू सेम यही कंडीशन पूरी वर्ल्ड के साथ हो जाए, तो यहीं से शुरू होता है असली खेल। आपको लग सकता है कि यह युद्ध मिसाइलों और बमों से लड़ा जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? असली युद्ध तेल पर निर्भर हो रहा है, और इसका सबसे बड़ा केंद्र है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़। अब आप इसे बहुत आसान तरीके से समझिए, यह जगह इतनी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्यों है? दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है, यानी खाड़ी देशों का तेल, एशिया और यूरोप की सप्लाई, सब कुछ इसी नैरो रास्ते से जाता है। मतलब यह दुनिया की एनर्जी की नस है। अब सबसे बड़ा कदम, ईरान ने इस रास्ते को डिस्टर्ब कर दिया था और कुछ जगह के लिए इसे बंद किया था, यानी कुछ देशों के लिए कुछ जहाज़ों को रोका, कुछ रूट्स बंद किए, सिर्फ चुनिंदा देशों को जाने दिया। अब आप सोचिए, बिना एक भी बम गिराए उसने पूरी दुनिया को हिला दिया, उसने पूरी दुनिया पर प्रेशर भी बना दिया। अब इसे साइंस से समझते हैं। मॉडर्न दुनिया कैसे चलती है? मॉडर्न दुनिया एनर्जी और इंडस्ट्रीज, इकोनॉमी और डेली लाइफ की वर्ल्ड पे है। अगर एनर्जी रुकती है तो प्रोडक्शन रुकता है, और जब प्रोडक्शन रुक जाएगा तो सप्लाई चेन टूट जाएगा। जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं चेन रिएक्शन सिस्टम, और यही हुआ है। अब आप यह मत सोचिए कि यह सिर्फ मिडिल ईस्ट की समस्या है। इसका असर आप तक और हम तक आता है। कैसे? पेट्रोल महंगा यानी ट्रांसपोर्ट महंगा, खाने पीने की चीज़ें महंगी, यानी वार होगा तो ऑयल डिस्टर्ब होगा, ऑयल डिस्टर्ब तो इन्फ्लेशन, और यह इफेक्ट आपके पॉकेट पे आएगा। अब आप समझिए, अमेरिका के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? युद्ध का खर्च, तेल का संकट और जनता का प्रेशर। अगर फ्यूल प्राइस बढ़ते हैं, सरकार का प्रेशर बढ़ता है, चुनावी असर पड़ता है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव हुआ। ईरान ने कुछ देशों को ऑयल रूट्स यूज करने दिया, जैसे एशिया के कुछ देश। आप सोचिए इससे क्या हुआ? सबसे देश के खिलाफ नहीं, बल्कि सब देश उसके खिलाफ नहीं गए। कुछ देशों ने न्यूट्रल स्टैंड लिया, यानी डिवाइड द वर्ल्ड स्ट्रेटजी। अब यह युद्ध सिर्फ ईरान वर्सेस अमेरिका नहीं रहा, अब यह बन गया ग्लोबल इकोनॉमिक वार। शिपिंग रूट्स बदल रहे हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ती है और ट्रेड स्लो हो रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई देश बिना सीधी लड़ाई किए पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दे और प्रभावित कर दे, तो क्या वो कमज़ोर है या फिर वह अलग लेवल पर खेल रहा है? आज का युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं जीता जाता, बल्कि तेल और अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करके जीता जाता है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप एक दुश्मन से लड़ रहे हैं और अचानक आपको 4 अलग अलग दिशाओं से हमला होने लगे, तो आप क्या करेंगे? एक जगह बचाएंगे तो दूसरी जगह खुल जाएगी, हर जगह बचाएंगे तो रिसोर्सेज जल्दी खत्म हो जाएंगे, और यही ट्रैप बनाया है ईरान ने। शुरुआत में आपको याद है, यह सीधा युद्ध था, अमेरिका वर्सेस इसराइल और वर्सेस ईरान, लेकिन धीरे धीरे यह बदल गया। अब आप इस कंसेप्ट को समझिए, मल्टी फ्रंट वार, मतलब एक साथ कई जगहों पर युद्ध, कई दिशाओं से अटैक, दुश्मनों को कंफ्यूज करना। यह चेस की तरह है, आप एक ही चाल में कई जगह दबाव बनाते हैं।
अब असली खेल यहाँ से है। ईरान अकेला नहीं लड़ रहा है, उसके इनडायरेक्ट अलायंस है हिजबुल्ला, लेबनान, हूती यमन, इराक और खाड़ी के कुछ आर्म्ड ग्रुप्स। अब आप समझिए, यह डायरेक्ट वार नहीं है, यह नेटवर्क वार है। अब आप इमेज कीजिए, एक तरफ इसराइल पर हिजबुल्ला हमला कर रहा है, दूसरी तरफ यमन से हूती मिसाइल्स भेज रहे हैं और तीसरी तरफ खाड़ी क्षेत्र में तनाव। अब आप खुद सोचिए, एक साथ कितनी जगह डिफेंस करना पड़ेगा। अब इसे साइंस से समझते हैं। आपके पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, सोल्जर्स हैं, मिसाइल्स हैं, डिफेंस सिस्टम्स है। अगर अटैक एक जगह हो तो आप फुल फोकस दे सकते हैं, लेकिन अगर अटैक 4 जगह हो तो रिसोर्स डिवाइड हो जाते हैं। इसे कहते हैं रिसोर्स डाइल्यूशन इफेक्ट। अब एक और बड़ी चीज होती है अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता। जब पता ना हो अगला हमला कहाँ होगा, हर जगह खतरा रहता है, तो क्या होता है? डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है, गलतियां बढ़ती है, यानी साइकोलॉजिकल प्रेशर। अब आप इसे पैसे से जोड़कर देखिए, हर फ्रंट पर अलग सेना, अलग डिफेंस, अलग खर्च। अमेरिका और इसराइल को मल्टीपल फ्रंट्स पर खर्च करना पड़ रहा है, जबकि ईरान डायरेक्ट तरीके से प्रेशर बना रहा है। अब सबसे स्मार्ट चीज क्या है? ईरान खुद हर जगह डायरेक्टली नहीं लड़ रहा है, लेकिन इन्फ्लुएंस यूज कर रहा है, एलाइज एक्टिव कर रहा है। इसे कहते हैं प्रॉक्सी वारफेयर। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई देश आपको चारों तरफ से उलझा दे और कुछ दोस्तों को आपके पीछे लगा दे और खुद पीछे रहकर कंट्रोल करे, तो असली पावर किसके पास है? ईरान सीधी लड़ाई नहीं लड़ रहा, वह पूरा बैटलफील्ड ही बदल रहा है। अब आप एक बहुत सिंपल सवाल सोचिए, अगर आपके पास 1000 रुपीज़ का हथियार हो और सामने वाले को उसे रोकने के लिए 1 लाख खर्च करना पड़े, तो असली नुकसान किसका हो रहा है? दिखेगा कि अटैक छोटा है, लेकिन असल में नुकसान बहुत बड़ा है। यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहा है ईरान। पहले युद्ध कैसे होते थे? बड़े टैंक, फाइटर जेट, भारी हथियार, मतलब हाई पावर और विक्ट्री। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने पूरे गेम ही बदल दिया है। अब आप ध्यान दीजिए, ईरान क्या इस्तेमाल कर रहा है? ड्रोन्स, लो कॉस्ट मिसाइल्स, स्वार्म अटैक्स, यानी कम खर्च और ज़्यादा असर। अब असली खेल यहाँ है। एक ईरानी ड्रोन हज़ारों डॉलर में तैयार हो, लेकिन उसे रोकने के लिए अमेरिका या इजराइल को लाखों डॉलर की मिसाइल चलानी पड़ रही है। अब आप खुद सोचिए, हर बार डिफेंस में खर्च ज़्यादा हो रहा है। अब इसे साइंस से समझते हैं। इसे कहते हैं कॉस्ट इम्बैलेंस स्ट्रेटजी। अगर अटैक सस्ता हो, डिफेंस महंगा हो, तो क्या होता है? लंबे समय में डिफेंडर कमज़ोर हो जाएगा। यह बिल्कुल वैसे है जैसे धीरे धीरे पैसे खत्म होना है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक ड्रोन नहीं, कई ड्रोन्स एक साथ। इसे कहते हैं स्वार्म अटैक। अब आप कल्पना कीजिए, 50 ड्रोन्स एक साथ आ रहे हैं, हर एक को रोकना है। डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। अब इसे टेक लैंग्वेज में समझते हैं। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे सर्वर पर एक साथ लाखों रिक्वेस्ट आ जाएं, तो क्या होता है? सर्वर क्रैश या सर्वर स्लो हो जाती है, डिफेंस सिस्टम भी ओवरलोड हो जाते हैं। आप यह समझिए, जब हर दिन छोटे छोटे अटैक होते हैं, टेंशन बनी रहती है, अलर्ट रहना पड़ता है, फैटिक बढ़ता है, यानी कांस्टेंट फियर प्रेशर बढ़ता रहता है। अब आप खुद सोचिए, क्या ज़रूरी है कि अब आप बड़े हमले करें या छोटे छोटे हमलों से दुश्मन को धीरे धीरे कमज़ोर करें? ईरान ने दूसरा रास्ता चुना। यह युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं है, यह स्मार्ट टेक्नोलॉजी का है, जहां कमज़ोर दिखने वाला खिलाड़ी दिमाग से खेल जीत रहा है। आज का युद्ध वही जीतता है जो कम खर्च में दुश्मन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर किसी देश के सारे नेता खत्म हो जाए, तो क्या वह देश लड़ाई जारी रख सकता है? शायद आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन ईरान के केस में जवाब है हाँ। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा शॉकिंग है। पहले ज़्यादातर देशों का सिस्टम ऐसा होता था, टॉप लीडर आदेश देता है, नीचे के लोग फॉलो करते हैं। अब अगर टॉप लीडर खत्म हो जाए तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, ईरान ने अपना सिस्टम अलग तरीके से बनाया, पावर अलग अलग जगह बांटी, मिलिट्री कमांड्स डिस्ट्रीब्यूट किया, लोकल कमांडर्स को डिसीजन पावर दे दी, यानी कंट्रोल करना सेंट्रल कंट्रोल कम, लोकल कंट्रोल ज़्यादा। अब इसे साइंस से समझते हैं। 2 तरह के सिस्टम होते हैं, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम
और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम में एक मेन पॉइंट, एक जगह अटैक, पूरा सिस्टम खत्म। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कई नोड्स होते हैं, एक नोड्स खत्म तो बाकी सिस्टम चलता रहेगा। ईरान ने कौन सा चुना? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को चुना। अब आप इसे समझिए, व्हाट्सएप या इंटरनेट अगर एक सर्वर डाउन हो जाए तो क्या पूरी इंटरनेट बंद हो जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड है। यही मॉडर्न मिलिट्री में भी अप्लाई किया गया है। अगर टॉप लीडर्स मारे गए तो क्या होना चाहिए था? कन्फ्यूजन होना चाहिए था, डिले होना चाहिए था, कोलैप्स होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? ऑपरेशन चलते रहे, अटैक्स जारी रहे। इसका मतलब साफ था, सिस्टम पहले से तैयार था। अब यह सब अचानक नहीं हुआ, ईरान ने पहले से तैयारी की थी। बैकअप कमांड स्ट्रक्चर, क्लियर इंस्ट्रक्शंस और ऑटोनोमस यूनिट्स, यानी अगर लीडर नहीं रहेगा तब भी क्या करना है सब तय था, पहले से मालूम था। अब एक और फायदा समझिए, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में डिसीजन जल्दी होता है, डिले कम होता है, जबकि सेंट्रलाइज सिस्टम में ऊपर से आदेश आने का इंतजार करना पड़ता है और स्लो रिस्पांस यानी स्पीड एडवांटेज कम होता है। अब आप खुद सोचिए, अगर सिस्टम कभी बंद ही नहीं होता है तो अटैक्स रुकते ही नहीं तो क्या होता है? दुश्मन फ्रस्ट्रेट होगा, प्लानिंग फेल होगी। अब आप समझ सकते होंगे कि यह सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं है, यह सिस्टम की लड़ाई है, जहां ईरान ने ऐसा सिस्टम बनाया जो टूटता नहीं, बस अडेप्ट करता है। अगर सिस्टम गिरता नहीं तो युद्ध हारना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्या युद्ध सिर्फ बंदूक और मिसाइल से जीता जाता है, या फिर बिना गोली चलाए भी आप अपने दुश्मन को कमजोर कर सकते हैं? यहीं पर आता है असली खेल, यानी डिप्लोमेसी। युद्ध में डिप्लोमेसी क्यों जरूरी है? देखिए, अगर कोई देश युद्ध लड़ रहा है तो उसे सिर्फ दुश्मन से नहीं लड़ना होता, उसे दुनिया की राय से भी लड़ना होता है। क्योंकि अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो आप टिक नहीं सकते। अमेरिका और इजराइल की क्या समस्या है? अमेरिका और इजराइल के साथ क्या हो रहा है? कुछ देश खुलकर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कई जगह आलोचना हो रही है, सब प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, यानी ग्लोबल इमेज प्रेशर बन रहा है। अब असली चाल यहाँ है, ईरान ने क्या किया? उसने हर देश को दुश्मन नहीं बनाया, कुछ देशों के लिए रास्ता खुला रखा, सिलेक्टिवली ट्रेड अलाउ किया। अब आप सोचिए, अगर वह सबको रोक देता तो क्या होता? पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाती। यह स्ट्रेटजी क्या है? डिवाइड द वर्ल्ड, मतलब कुछ देशों के साथ, कुछ न्यूट्रल, कुछ विरोध में, यानी एक यूनाइटेड अपोजिशन बनने की मत ही न हो। अब आप यह डिफरेंस समझिए, हार्ड पावर यानी हथियार, सेना, हमला, लेकिन सॉफ्ट पावर, डिप्लोमेसी, इमेज, रिलेशनशिप। ईरान क्या कर रहा है? दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब इसे थोड़ा साइंस से समझते हैं। इसे कहते हैं गेम थ्योरी, जहां हर डिसीजन का इम्पैक्ट होता है, हर मूव कैलकुलेटेड होता है। अगर आप सबके दुश्मन बना लेते हैं और सबके दुश्मन बन जाते हैं तो आपकी हार निश्चित है। लेकिन अगर आप कुछ को न्यूट्रल रखते हैं तो सरवाइव कर सकते हैं। अब आप एक और चीज नोट करें, कुछ एशियाई देश पूरी तरह खिलाफ नहीं गए। क्यों? एनर्जी डिपेंडेंसी, ट्रेड रिलेशंस, स्ट्रेटेजिक बैलेंस, यानी जियो पॉलिटिक्स सिंपल नहीं होता। अब आप खुद सोचिए, ईरान आइसोलेटेड नहीं हुआ, कुछ सपोर्ट मिला, प्रेशर बैलेंस किया, जबकि अमेरिका को ग्लोबल क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। अब आप खुद सोचिए, अगर आप युद्ध लड़ रहे हो और दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो क्या आप जीत सकते हैं? और अगर दुनिया डिवाइड हो जाए तो क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं? युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं जीता जाता, बल्कि दुनिया की राय को अपने पक्ष में करके जीता जाता है। और ये काम अमेरिका ने नहीं किया, ईरान ने किया। अगर आप बहुत ताकतवर हैं लेकिन आपके दोस्त ही आपका साथ छोड़ने लगे तो क्या आप उतने ही ताकतवर बने रहेंगे? यही इस युद्ध में धीरे धीरे हो रहा है। देखिए, अमेरिका की असली ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी एलाइज, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पूरा नाटो देश, यानी पावर मिलिट्री प्लस एलाइज है। अब आप ध्यान दीजिए, इस युद्ध में क्या हुआ? सभी एलाइज एक जैसा सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। कुछ देश हेस्टिशन में हैं और हेजिटेट कर रहे हैं, कुछ ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यानी यूनिटी कमज़ोर हो रही है। अब आप सोच सकते हैं, कोई देश क्यों पीछे हटेगा? कारण है इकोनॉमिक रिस्क, पब्लिक प्रेशर और पॉलिटिकल रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क में तेल महंगा, ट्रेड इम्पैक्ट, और पब्लिक प्रेशर में जनता विरोध कर रही है और प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं।
पॉलिटिकल रिस्क क्या है कि सरकार की इमेज खराब हो रही है और इलेक्शन के में हारने की चांस बढ़ जाएगी। अब इसे साइंस के लैंग्वेज में समझते हैं। फिजिक्स में एक कंसेप्ट होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू यूनिटी। सिंपल समझ के लिए अगर मास बड़ा है लेकिन यूनिटी कम है तो क्या होता है, ओवरऑल फोर्स कम हो जाता है। अमेरिका को हर जगह खुद लीड लेना पड़ रहा है, एलायंस फुल सपोर्ट नहीं दे रहे, इसका मतलब है बर्डन बढ़ रहा है। जब एलायंस वीक होता है डिसीजन स्लो हो जाता है, कोऑर्डिनेट खराब होता है और कॉन्फिडेंस गिरता है, यानी युद्ध और मुश्किल हो जाता है। ईरान क्या चाहता है, दुश्मन डिवाइड हो जाए और अभी वही हो रहा है। अलग अलग देशों की अलग अलग सोच, यूनिफाइड स्ट्रेटजी यानी इनडायरेक्ट एडवांटेज। अगर यही सिचुएशन चलती रही तो एलाइज और कमजोर होगा, सपोर्ट और कम होगा और फिर युद्ध का बैलेंस बदल सकता है। क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अकेले मजबूत होना या साथ मिलकर मजबूत होना? सुपर पावर की असली ताकत उसकी सेना नहीं बल्कि उसके साथ खड़े देशों की एकता होती है। अगर कोई नेता युद्ध शुरू करे इस इरादे से कि दुश्मन की सरकार गिरा देगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही नेता उसी दुश्मन से बातचीत की बात करने लगे, तो इसका क्या मतलब है? यह क्या स्ट्रेटजी है या मजबूरी है? जब यह युद्ध शुरू हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप का मुख्य लक्ष्य था ईरान की सरकार गिराना, रिजीम चेंज करना, मिडिल ईस्ट में डोमिनेंट दिखाना, यानी क्लियर विक्ट्री प्लान। अब आप ध्यान दीजिए, कुछ ही समय बाद वही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बातचीत हो सकती है, समझौता पॉसिबल है, जल्द निकल सकते हैं। अब आप खुद सोचिए इतना बड़ा बदलाव क्यों? अब सबसे असली कारण समझिए, ईरान नहीं टूटा, नहीं झुका, अभी भी लड़ रहा है। युद्ध लंबा हो गया, लगातार बढ़ती गई और लागत भी बढ़ गया और प्रेशर भी बढ़ गया। अब आप एक चीज़ समझिए, युद्ध सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होता, यह इकोनॉमी पर भी होता है। खर्च बढ़ता है, वेल क्राइसिस होता है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है और इसका असर सीधे जनता पर पड़ता है। जब जनता नाराज हो तो प्रोटेस्ट बढ़ेंगे, चुनाव जब पास हो तो इलेक्शन हारने का भी खतरा है। तो क्या होता है, लीडर्स पर प्रेशर बढ़ता है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी यही हो रहा है। अमेरिका पावरफुल है लेकिन हर युद्ध अनलिमिटेड नहीं लड़ा जा सकता, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ग्लोबल कमिटमेंट्स मल्टीपल फ्रंट्स पर हैं। अब इसे सिंपल साइंस लॉजिक से समझते हैं, अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो बेनिफिट कम हो जाएगा। तो क्या होता है, स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है। यही हो रहा है। क्या यह हार है? सीधा जवाब पूरी तरह हार नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड विक्ट्री भी नहीं है। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई देश अपनी स्ट्रेटजी बदलता है तो क्या वह हमेशा जीत रहा होता है या फिर वह ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से एडजस्ट कर रहा होता है? जब युद्ध योजना के अनुसार नहीं चलता तो सबसे ताकतवर देश को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है और यही अमेरिका के साथ हो रहा है। इस पूरे युद्ध में आखिर जीत कौन रहा है? क्या अमेरिका और इजराइल जीत रहा है या ईरान जीत रहा है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि इसका एक सीधा जवाब होगा तो ऐसा नहीं है। यह युद्ध ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल भी नहीं है, यह पूरी तरह ग्रे जोन में है, यानी कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप ग्राउंड रियलिटी देखिए, अमेरिका इजराइल भारी डैमेज किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय किया है, मिलिट्री कैपेबिलिटी को कमज़ोर किया, लेकिन ईरान अभी भी खड़ा है, जवाब दे रहा है, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, यानी मिलिट्री में क्लियर विनर नहीं है। जब स्ट्रेटजी की बात करें तो ईरान क्या चाहता था? सर्वाइव करना चाहता था, युद्ध को लंबा खींचना चाहता था, दुश्मन को थकाना चाहता था। और क्या हुआ? युद्ध लंबा चला, दबाव बढ़ा, ग्लोबल असर पड़ा, यानी स्ट्रेटजी लेवल पर ईरान पीछे नहीं है। और अब अपनी जेब पर भी सोचिए कि हमारी जेब पे क्या असर पड़ सकता था। तेल का महंगाई की वजह से डिस्टर्बेंस होता, इन्फ्लेशन को बढ़ता और ग्लोबल इकोनॉमी अनस्टेबल होती। इसका मतलब यह युद्ध सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं है। अमेरिका प्रेशर में, एलायंस में मतभेद और जनता का विरोध, ईरान पूरी तरह आइसोलेटेड नहीं, कुछ देशों का सपोर्ट न्यूट्रली है। अब आप सबसे इम्पोर्टेंट बात समझ सकते हैं कि अमेरिका युद्ध शुरू कर सकता है, लेकिन ईरान तय कर रहा है कि युद्ध कैसे चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे आगे क्या होगा। पॉसिबल सिनेरियोज है नेगोशिएशन यानी समझौता। सेकेंड पॉइंट हम कह सकते हैं कि लॉन्ग वार यानी लंबी जंग, और तीसरा पॉइंट हो सकता है बिगर एक्सपेंशन और बड़ा युद्ध। अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। अब इसे एक सिंपल कंसेप्ट से समझिए, यह एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम वार है जहाँ कई प्लेयर्स हैं, कई फैक्टर्स हैं, कोई सिंपल एंड नहीं है। ऐसे वार्स जल्दी खत्म नहीं होते, धीरे धीरे
इवोल्व होते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या ताकत ही सब कुछ है या फिर स्ट्रेटजी, पैसेंस और टाइमिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? यह युद्ध कोई साफ जीत हार की कहानी नहीं है। यह एक ऐसा खेल है जहाँ जो ज़्यादा समय तक टिकेगा वही असली विजेता होगा। अमेरिका और इजराइल शक्ति से लड़ रहे हैं, लेकिन ईरान समय, रणनीति और सहनशक्ति से लड़ रहा है। क्या यह युद्ध सिर्फ ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है? तो देखिए, आपको जो दिखता है मिसाइल हमले, बयान, वो सिर्फ सरफेस लेयर है, लेकिन असली चीज़ क्या है? पावर स्ट्रक्चर। यह युद्ध 3 लेयर्स में चल रहा है: मिलिट्री लेयर, इकोनॉमिक लेयर और इन्फ्लुएंस लेयर। मिलिट्री लेयर्स में क्या है? बम्स, ड्रोन्स और अटैक्स होंगे, और इकोनॉमिक लेयर में ऑयल, ट्रेड और ट्रांजैक्शंस लगेंगे। इन्फ्लुएंस लेयर में क्या है? डिप्लोमेसी है, ग्लोबल ओपिनियन है और अलायंस है। और असली जीत किसमें है? जो इन तीनों को कंट्रोल करे। अब आप यह सवाल पूछिए, क्या सिर्फ ये 3 देश इन्वॉल्व हैं? नहीं, इनडायरेक्ट रूप से चीन, रूस और भारत भी इसमें इन्वॉल्व है। पूरी सिनेरियो को ऑब्जर्व करें और इन्फ्लुएंस करके देख सकते हैं कि हर देश अपने फायदे के हिसाब से मूव कर रहा है। अब आप एक और चीज़ समझिए, क्या यह वर्ल्ड वार जैसा है? सीधा जवाब होगा अभी नहीं, लेकिन यह एक प्रॉक्सी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है, जहां बड़े देश सीधे नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस डाल जरूर रहे हैं। अब इसे साइंस से समझिए, यह एक कम्प्लेक्स एडेप्टिव सिस्टम है, जहां हर एक्शन रिएक्शन पैदा करता है और हर रिएक्शन नई प्रॉब्लम को खड़ा करता है। इसलिए कोई सिंपल सॉल्यूशन नहीं है जब इंटरकनेक्टेड है। अब आप और चीज़ नोटिस कीजिए कि मीडिया आपको क्या दिखाता है, कौन जीता, किसने हमला किया, लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए था कि किसको फ़ायदा हो रहा है इस जंग से। अब यह सबसे डीप सवाल है, क्या हमेशा वही जीतता है जो लड़ रहा है? तो जरूरी नहीं है। कभी कभी थर्ड पार्टी कंट्रीज और ऑयल प्रोड्यूसर, आर्म्स इंडस्ट्री भी फ़ायदा उठाते हैं। यह युद्ध सिर्फ असर डाल रहा है हम पे नहीं, पूरी दुनिया पर। ग्लोबल अलायंस बदल सकता है, नए पावर्स ब्लॉक्स बन सकता है और इकोनॉमी और इकोनॉमी को शिफ्ट कर सकता है। यानी यह सिर्फ आज की लड़ाई नहीं है, यह आने वाले 10 साल तक को तय कर सकता है। अब आप खुद सोचिए कि आप जो देख रहे हैं वही पूरी सच्चाई है या फिर यह सिर्फ एक लेयर है जिसके नीचे और भी बड़ा खेल चल रहा है। असली युद्ध हमेशा वो नहीं होता जो आपको दिखता है, बल्कि वो होता है जो पर्दे के पीछे खेला जा रहा होता है। यह सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं है, यह पावर, कंट्रोल और भविष्य की दुनिया को तय करने वाली लड़ाई है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखें और अगले वीडियो तक का इंतजार करें। और अगर यह मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मेरे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद दोस्तों।